और आज हमारा मिशन या कह ले मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि अंग्रेजी भाषा में सिर यानी हेड और मन या दिमाग यानी माइंड से जुड़े मुहावरे कैसे काम करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ व्याकरण का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे सामाजिक जीवन को व्यक्त करने के बहुत ही शक्तिशाली औजार हैं। अगर हम इन पर थोड़ा ठहर कर विचार करें तो ये मुहावरे मानवीय मनोविज्ञान और हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को समझने की एक बहुत ही पारदर्शी खिड़की हैं। बिल्कुल। सदियों से इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को, जीवन के मुश्किल दौर और अपने सामाजिक रिश्तों को किस तरह महसूस किया है, ये सब इन मुहावरों में दर्ज है। और जो लोग भाषा को सिर्फ वाक्यों को सही ढंग से बोलने का एक नियम मानते हैं ना, उनके लिए ये विश्लेषण एक बिल्कुल नया वैचारिक दरवाजा खोलने वाला है। हाँ, सुनने वालों के लिए जानना बहुत रोचक होगा कि इन मुहावरों के पीछे छिपे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को निखार सकता है और साथ ही मानव स्वभाव की जटिलताओं को भी कहीं बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो चलिए शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी हेड से इस भाषाई सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। अंग्रेजी भाषा में हेड से जुड़े कई ऐसे मुहावरे हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन की संघर्षपूर्ण स्थितियों और बड़े बदलावों को दर्शाते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही जाना माना मुहावरा सबसे पहले सामने आता है, जो कि है टू कीप वन्स हेड अबव वाटर। बिल्कुल, जिसका सीधा अर्थ है कर्जे से बचना या बहुत ही मुश्किल हालात में किसी तरह अपना गुजारा करना। जो दस्तावेज हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। उसमें लिखा है, With the rising cost of living, many families are struggling just to keep their heads above water. मतलब आज के समय में बढ़ती महंगाई के साथ कई परिवार किसी तरह बस अपना गुजारा कर पा रहे हैं। हाँ, अगर हम इस मुहावरे के दृश्य पर गौर करें तो ये बहुत ही बेचैन करने वाली बिल्कुल सिक्स सेंस, बहुत ही सटीक तस्वीर उकेरता है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई इंसान गहरे पानी में डूब रहा होता है तो उसकी सबसे पहली और स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया क्या होती है? वो हाथ पैर मारता है। हाँ, वो पूरी ताकत लगाता है सिर्फ इसलिए कि किसी तरह उसका सिर, उसकी नाक और उसका मुंह पानी की सतह से ऊपर रहे, ताकि वो सांस ले सके। एकदम सही। और अंग्रेजी भाषा ने डूबने से बचने की इसी भौतिक जद्दोजहद को आर्थिक तंगी या कर्ज के बोझ से बचने के संघर्ष के रूप में ढाल दिया है, जहां कर्ज या महंगाई को एक गहरे अथाह समंदर की तरह देखा गया है जो इंसान को लगातार नीचे की तरफ खींच रहा है। और सिर को पानी से ऊपर रखना जीवन जीने की उस बुनियादी लड़ाई को दर्शाता है जहां इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई तरक्की नहीं कर रहा, बिल्कुल, बल्कि बस किसी तरह अपना वजूद बचाए हुए है। कर्ज को गहरे पानी की तरह देखना उस मानसिक दबाव को एकदम स्पष्ट कर देता है। ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी एक लग्जरी बन गया हो। हाँ, ये बहुत भारी स्थिति है। लेकिन जब इंसान इस गहरे पानी से बाहर आता है, मतलब जब उसे अचानक सफलता मिलती है, तो वहां भी हेड का एक नया रूप देखने को मिलता है, एक बिल्कुल अलग रूप। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प मुहावरा है टू टर्न वन्स हेड। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई सफलता या तारीफ पाकर घमंडी हो जाता है। अक्सर अचानक मिली शोहरत के बाद ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। हाँ, स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जी, उदाहरण है, I hope that winning the lottery doesn't turn his head and make him forget his old friends. मतलब उम्मीद है कि लॉटरी जीतने की वजह से उसका दिमाग खराब नहीं होगा और वो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलेगा। इस मुहावरे में शरीर रचना और मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर तालमेल दिखता है। मैं तो कहूंगा कि इंसान के शरीर में सिर सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो हमारे अहंकार और हमारे आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। बिल्कुल। जब कोई सफलता के नशे में चूर होता है तो अक्सर उसका सिर अहंकार से ऊंचा हो जाता है, या वो उन लोगों से अपना मुंह फेर लेता है जो कभी उसके करीबी थे। टर्न वन्स हेड असल में उस भौतिक क्रिया को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति जमीन से कट जाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। ये एक नकारात्मक बदलाव है। हाँ, लेकिन इसी कड़ी में जो दूसरा मुहावरा है वो टर्न शब्द का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसका दायरा किसी व्यक्ति के अहंकार से बहुत बड़ा है। एकदम। वो मुहावरा है टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड, जिसका अर्थ है किसी चीज की काया पलट देना या बुनियादी तौर पर उसे पूरी तरह उलट देना। और जो उदाहरण दिया गया है वो एकदम सटीक बैठता है। The new evidence turned the entire legal case on its head. यानी नए सबूतों ने पूरे कानूनी मामले की दिशा ही पलट कर रख दी। यहाँ ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि दोनों मुहावरों में टर्न यानी घूमने या पलटने की बात हो रही है, लेकिन दोनों के निहितार्थ बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। पहले मामले में टर्न वन्स हेड सिर का घूमना
इंसान के घमंड और उसके भटक जाने को दर्शाता है। जो कि एक व्यक्तिगत और चारित्रिक पतन है। लेकिन जब हम टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड कहते हैं तो वहां सिर का मतलब किसी व्यक्ति का शरीर नहीं है। नहीं, वहां इसका मतलब किसी विचार, किसी स्थिति या किसी ठोस तर्क की नींव है। जब किसी चीज को उसके सिर के बल खड़ा कर दिया जाता है, यानी उसे पूरी तरह से उल्टा कर दिया जाता है, तो असल में उसकी पूरी बुनियाद हिल जाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही भौतिक क्रिया, मतलब घूमना या पलटना, संदर्भ के बदल जाने पर एक व्यक्ति के रवैये से लेकर किसी गंभीर मामले के पूरे तथ्यों के उलट जाने तक की कहानी बयां कर सकती है। बिल्कुल। संघर्ष और बदलाव की बात तो हो गई, लेकिन जब बात ठंडे दिमाग से सोचने की आती है तो वहां भी अंग्रेजी भाषा हेड को ही आगे रखती है। हाँ, हमारी चर्चा का अगला पड़ाव हेड का वो उपयोग है जो पूरी तरह से तार्किक सोच, तर्कशीलता और समझ से जुड़ा है। रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर सुनने को मिलता है, यूज वंस हेड, जिसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना या सामान्य ज्ञान लगाना। और इसका जो उदाहरण दिया गया है वो हम सभी ने कभी ना कभी सुना या कहा होगा। You wouldn't have made that mistake if you had just used your head for a moment. मतलब अगर एक पल के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया गया होता तो ये गलती नहीं होती। इस विशेष मुहावरे में हेड को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक मशीन, एक उपकरण या एक तार्किक औजार के रूप में स्थापित किया गया है। सदियों से मानव सभ्यता ये मानती आई है कि सिर वो भौतिक स्थान है जहां हमारी तार्किक क्षमताएं निवास करती है, हमारा गणितीय दिमाग और हमारी विश्लेषण करने की शक्ति। हाँ, जो कोई कहता है यूज योर हेड तो वो सिर्फ सोचने के लिए नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि उस तर्कशीलता का प्रयोग किया जाए जो एक जन्मजात उपकरण के रूप में हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में फिट है। ये मुहावरा भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के खिलाफ एक मजबूत चेतावनी की तरह काम करता है। और जब कोई स्थिति इतनी जटिल हो जाए कि उस मशीन या औजार को पूरी क्षमता से काम करना पड़े, तो वहां भाषा एक बहुत ही दृश्यमान मुहावरा गढ़ती है। Wrap one's head around it। इसका अर्थ है किसी जटिल गुत्थी को सुलझाना या किसी बहुत ही मुश्किल बात को पूरी तरह से समझ पाना। क्वांटम भौतिकी का उदाहरण यहाँ बहुत ही माकूल है। बिल्कुल। क्वांटम फिजिक्स इज सो कॉम्प्लेक्स, आई जस्ट कांट रैप माई हेड अराउंड इट। क्वांटम भौतिकी इतनी जटिल है कि इसे समझ पाना बस के बाहर लगता है। यह अभिव्यक्ति बहुत ही भौतिक और लगभग असंभव सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपने सिर को किसी बहुत बड़ी चीज के चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रहा हो। यह एक बेहद शानदार और अतिशयोक्तिपूर्ण रूपक है। हाँ, क्योंकि जाहिर है इंसान का सिर हड्डियों से बना एक ठोस ढांचा है। वो रबर की तरह खींचकर किसी चीज के चारों ओर नहीं लिपट सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई विचार बहुत विशाल, बिल्कुल नया या हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत परे होता है तो हमारा सामान्य तर्क उसे एक बार में अपने भीतर समाहित नहीं कर पाता। और रैप योर हेड अराउंड इट इस बात को बखूबी दर्शाता है कि उस नए विचार को समझने के लिए एक बहुत ही गहरे मानसिक लचीलेपन की आवश्यकता है, दिमागी कसरत की जरूरत है। हाँ, ये दिखाता है कि अंग्रेजी भाषा में हेड को सिर्फ एक स्थिर हड्डियों के ढांचे के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसी सक्रिय चीज के रूप में देखा जाता है जो जटिलताओं को सुलझाने का लगातार प्रयास करती है, बड़ी समस्याओं को घेरने और उन्हें अपने भीतर समाहित करने का। हाँ, ये तार्किक सोच और विश्लेषण का पूरा जिम्मा सिर के कंधों पर डाल देता है। लेकिन अब ठोस तर्क और भौतिक शरीर की इस दुनिया से निकलकर हम एक बिल्कुल अलग धरातल पर कदम रखते हैं। माइंड यानी मन या दिमाग की दुनिया। यहाँ से जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही सूक्ष्म है। जहां हेड बाहरी दुनिया से लड़ने, तर्क करने और अस्तित्व बचाने से जुड़ा है, वहीं माइंड हमारी आंतरिक शांति, हमारी गहरी दुविधाओं और हमारी याददाश्त का केंद्र है। हेड और माइंड के बीच का ये अंतर भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा में हेड अक्सर भौतिक उपस्थिति, कठोर तर्क और शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके उलट माइंड हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं और हमारी उस आंतरिक दुनिया का प्रतीक है जिसे छुआ नहीं जा सकता। माइंड का दायरा ज्यादा अमूर्त है। ये विचारों और भावनाओं का एक ऐसा समुद्र है जहां लहरें लगातार उठती रहती हैं। और इस आंतरिक समुद्र की लहरों को समझने के लिए बी इन टू माइंड्स मुहावरे पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है दुविधा में होना या कोई पक्का निर्णय ना ले पाना। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे श्रोत में कहा गया है, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और स्टे हियर। यानी इस बात को लेकर एक गहरी दुविधा है कि नई नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए
या पुरानी जगह पर ही रुका जाए। ये ऐसा महसूस होता है जैसे एक ही शरीर के भीतर दो अलग-अलग मन एक दूसरे से बहस कर रहे हों। और मानवीय दुविधा का इससे सटीक वर्णन शायद ही कोई हो सकता है। जब बात बीइंग टू माइंड्स की होती है तो समस्या ये नहीं होती कि आंकड़ों या जानकारी की कोई कमी है। अगर केवल आंकड़ों की कमी होती तो शायद हम तार्किक हेड का इस्तेमाल करते। बिल्कुल, लेकिन ये मुहावरा तब सामने आता है जब भावनाएं, मूल्य और प्राथमिकताएं दो विपरीत दिशाओं में जोर लगा रही होती हैं। ये एक बहुत ही गहरा आंतरिक संघर्ष है जहां एक मन सुरक्षा चाहता है और दूसरा मन जोखिम उठाना चाहता है। ये स्थिति इंसान को अंदर से थका देती है और इसके ठीक विपरीत जब ये संघर्ष खत्म होता है और कोई समाधान मिलता है तो इंसान एक गहरी शांति की ओर बढ़ता है, जिसे अगले मुहावरे ईज समवन्स माइंड के जरिए बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। हाँ, ईज समवन्स माइंड का अर्थ है किसी की चिंता, घबराहट या मानसिक तनाव को कम करना। यहाँ जो उदाहरण है वो एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव से जुड़ा है। The doctor's report really eased my mind about my health. डॉक्टर की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य को लेकर चल रही सारी चिंता को सचमुच खत्म कर दिया। इस वाक्य को सुनते ही एक तरह की गहरी राहत और हल्केपन का एहसास होता है, जैसे कोई बहुत भारी चीज कंधों से उतर गई हो। इस मुहावरे में जो मनोवैज्ञानिक परत है वो ये दिखाती है कि मन की शांति और शारीरिक भलाई के बीच कितना गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी के डर में जी रहा होता है तो उसका माइंड बुरी तरह अशांत रहता है। वो चिंता के एक बहुत बड़े और अदृश्य बोझ को अपने अंदर ढो रहा होता है। डॉक्टर की रिपोर्ट वास्तव में किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रही है, क्योंकि बीमारी तो शायद वहां थी ही नहीं। लेकिन वो रिपोर्ट उस मन के बोझ को पूरी तरह से हटा देती है। ईज शब्द यहाँ उसी आराम, उसी हल्केपन को दर्शाता है। ये स्पष्ट करता है कि मानव मनोविज्ञान में चिंता कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि वो एक भौतिक भार की तरह है जिसे मन लगातार ढोता है। और जब वो भार उतरता है तो पूरे अस्तित्व को आराम मिलता है। चिंता का ये बोझ ढोना तो एक बात हुई, लेकिन हमारा मन सिर्फ बोझ नहीं ढोता, वो हमारी पूरी जिंदगी की यादों को भी सहेज कर रखता है। यहाँ माइंड को याददाश्त और स्मृतियों के एक विशाल संग्रहालय की तरह पेश किया गया है। यादों से जुड़े दो बहुत ही खास मुहावरे हैं, बेयर इन माइंड और पुट इन माइंड। बेयर इन माइंड का मतलब है किसी महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना या उसे याद रखना। जैसे एक सामान्य सी हिदायत दी जाती है, बेयर इन माइंड दैट द शॉप्स क्लोज अर्ली ऑन संडेज। इस बात का ध्यान रहे कि रविवार को दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। यहाँ बेयर शब्द के इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, बेयर का अर्थ होता है वहन करना, उठाना या लेकर चलना। जब किसी चीज को बेयर इन माइंड करने के लिए कहा जाता है तो असल में ये कहा जा रहा है कि उस विशेष जानकारी को अपनी चेतना में सबसे आगे रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये स्मृति की एक बहुत ही सक्रिय और सचेत प्रक्रिया है, जहां इंसान जानबूझकर एक विचार को अपने मन में पकड़े रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके ठीक उलट पुट इन माइंड का मतलब है किसी को कुछ याद दिलाना या पुरानी भूली हुई यादों को अचानक से ताज़ा कर देना। इसका जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही काव्यात्मक है। This old song always puts me in mind of my childhood summers. ये पुराना गीत हमेशा बचपन की उन गर्मियों की याद दिला देता है। यहाँ स्मृति की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे बाहर की कोई चीज, चाहे वो कोई पुराना गीत हो, किसी खास फूल की खुशबू हो या कोई पुरानी तस्वीर हो, अचानक मन के किसी बहुत पुराने बंद कमरे का दरवाजा खोज देती है। यही इन दोनों मुहावरों के बीच का सबसे खूबसूरत अंतर है। पुट इन माइंड एक पूरी तरह से निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसमें इंसान जानबूझकर कुछ याद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस कोई बाहरी उद्दीपक आता है और वो अवचेतन में सोई हुई पुरानी स्मृतियों को जगा देता है। ये दोनों मुहावरे मिलकर ये सिद्ध करते हैं कि माइंड केवल विचारों को प्रोसेस करने वाला कोई कारखाना नहीं है, बल्कि ये एक असीमित पुस्तकालय है जहां जीवन का हर अनुभव एक किताब की तरह जमा है। और अंग्रेजी भाषा हमें उन किताबों तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते दिखाती है, कभी सक्रिय रूप से ध्यान रखकर तो कभी किसी पुरानी धुन के सहारे। अब तक हमने देखा कि माइंड हमारे अंदर, हमारी चेतना में कैसे काम करता है, लेकिन मन का काम सिर्फ अंदर ही अंदर सोचना या यादें संजोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह मन ही है जो हमारे बाहरी सामाजिक व्यवहार, हमारे संवाद और हमारे शिष्टाचार की दिशा तय करता है। जब हम समाज में दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो अपनी मानसिक अवस्था को कैसे सामने रखते हैं, ये भी माइंड से जुड़े मुहावरों में बहुत स्पष्ट रूप से झलकता है। संचार और संवाद से जुड़े दो मुहावरे हैं जिनकी तुलना करना बहुत ही रोचक है, स्पीक वन्स माइंड और गिव अ पीस ऑफ माइंड।
इन दोनों मुहावरों की तुलना असल में मानव संचार के दो बिल्कुल विपरीत सिरों को हमारे सामने लाकर रख देती है। एक तरफ रचनात्मकता है और दूसरी तरफ विनाश। हाँ, स्पीक वंस माइंड का अर्थ है अपने मन की बात करना या बिना किसी डर के बेबाकी से अपनी राय रखना। इसका एक बहुत ही सकारात्मक उदाहरण दिया गया है। डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक योर माइंड ड्यूरिंग द मीटिंग इवन इफ यू डिसएग्री। यानी मीटिंग के दौरान अपनी बात कहने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही असहमति क्यों न हो। वहीं दूसरी ओर गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है किसी को खरी खोटी सुनाना, बहुत बुरी तरह से डांटना या अपना सारा गुस्सा किसी पर उतार देना। उदाहरण के तौर पर आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड फॉर स्क्रैचिंग माई कार। मेरी कार पर खरोच मारने के लिए मैं उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाने वाला हूँ। दोनों ही स्थितियों में इंसान अपने अंदर की बात बाहर ला रहा है। फिर दोनों के अर्थ और प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? क्योंकि सारा खेल भावनाओं के तापमान और आत्मनियंत्रण का है। सही कहा। स्पीक वंस माइंड एक बहुत ही संतुलित अवस्था है। इसमें ईमानदारी है, पारदर्शिता है और सबसे बड़ी बात, इसमें सामने वाले के प्रति एक सम्मान है। यह शांति और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने को दर्शाता है। यह एक स्वस्थ और खुले संवाद की निशानी है, जहां असहमति का भी स्वागत होता है। लेकिन जब बात गिव अ पीस ऑफ माइंड की आती है तो वहां तापमान बहुत अधिक होता है। वहां गुस्सा है, कुंठा है और आक्रामकता है। इसे इस रूपक के जरिए देखा जा सकता है कि मन गुस्से से इतना भर गया है, इतना उबल रहा है कि इंसान उसका एक हिस्सा, अ पीस, हिंसक तरीके से तोड़कर सामने वाले पर फेंकना चाहता है। ये मुहावरा हमें बताता है कि जब क्रोध हावी होता है तो इंसान अपनी सारी तार्किकता और अपना सारा नियंत्रण खो देता है। वो संवाद नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहता है। एक मुहावरा लोगों को करीब लाता है और बातचीत को बढ़ावा देता है, जबकि दूसरा दूरियां पैदा करता है और संघर्ष को जन्म देता है। शब्दों का ये तापमान ही समाज में हमारे रिश्ते तय करता है और इसीलिए हर समाज में हमें ये सलाह दी जाती है कि हम अपने शब्दों और अपने व्यवहार पर हमेशा एक नज़र रखें। यहीं से हमारा ध्यान उन मुहावरों की तरफ जाता है जो सामाजिक नियमों, शिष्टाचार और मर्यादाओं पर जोर देते हैं। माइंड का उपयोग यहाँ एक बिल्कुल अलग भूमिका में होता है। एक मुहावरा है माइंड वंस लैंग्वेज, जिसका मतलब है बोलते समय अपनी भाषा को संयम में रखना या जुबान संभाल कर बात करना। जैसे अक्सर बड़ों को बच्चों को टोकते हुए सुना जाता है, माइंड योर लैंग्वेज यंग मैन, देयर आर चिल्ड्रन प्रेजेंट। अपनी भाषा का ध्यान रखो, आसपास बच्चे मौजूद हैं। और इसी सामाजिक नियम को एक कदम और आगे ले जाता है दूसरा मुहावरा टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। इसका अर्थ है अपने व्यवहार, अपने तौर तरीकों और अपने शिष्टाचार का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना। इसका एक आम उदाहरण है व्हेन यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मेक श्योर टू माइंड योर पीस एंड क्यूज। जब दादा दादी से मिलने जाना हो तो अपने शिष्टाचार और आचरण का पूरा ध्यान रखा जाए। इन दोनों ही मुहावरों में सबसे खास बात यह है कि माइंड का उपयोग एक संज्ञा यानी नाउन के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि एक क्रिया, एक वर्ब के रूप में हुआ है। हाँ, यहाँ माइंड का मतलब कोई अंग या यादाश्त नहीं है, बल्कि इसका मतलब है निगरानी करना, चौकन्ना रहना या सावधान रहना। बिल्कुल, यहाँ माइंड एक गार्ड, एक चौकीदार या एक इनबिल्ट सेंसरशिप प्रणाली की तरह काम कर रहा है। यह चौकीदार आपके शब्दों, आपकी आवाज की टोन और आपके हर एक कार्य पर पैनी नजर रख रहा है, ताकि कोई भी ऐसा कदम न उठे जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता हो। ये इस बात का प्रमाण है कि समाज हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम अपनी आदिम भावनाओं को नियंत्रित करें। हमारा मन सिर्फ हमारे निजी ख्यालों के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं, ताकि समाज में एक सामूहिक सद्भाव और शांति बनी रहे। और जब समाज में लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, या जब दो लोग बिल्कुल एक ही तरंग पर होते हैं, तो एक बहुत ही सकारात्मक, हल्का फुल्का और जश्न मनाने वाला मुहावरा सामने आता है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जिसका भावार्थ है विद्वानों या महान लोगों के विचार हमेशा एक जैसे होते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब दो लोग अचानक एक ही समय पर एक ही बात बोलते हैं या बिल्कुल एक जैसा फैसला लेते हैं। जैसे वी बोथ बॉट द सेम गिफ्ट फॉर हर, वेल ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हम दोनों ने इसके लिए बिल्कुल एक ही तोहफा खरीदा। खैर, महान लोगों के विचार एक जैसे ही होते हैं। ये मुहावरा मानव संचार की उस दुर्लभ और जादुई स्थिति को दर्शाता है जब बिना कुछ कहे, बिना कोई योजना बनाए, दो लोगों का मन एक ही आवृत्ति पर काम करने लगता है। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक जुड़ाव, आपसी समझ और एक दूसरे के विचारों के साथ पूरी तरह से मेल खाने का एक खूबसूरत जश्न है।
तो आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा की ये चंद मुहावरे सिर्फ व्याकरण की किताबों में कैद कोई सूखा अध्याय नहीं है। ये इंसान की सोच, उसके अस्तित्व को बचाने के कड़े संघर्ष, उसकी गहरी आंतरिक दुविधाओं, उसकी यादों और उसके सामाजिक शिष्टाचार का एक जीता जागता आईना है। हमने देखा कि कैसे हेड हमें कर्ज के गहरे पानी में डूबने से बचाता है, अहंकार में हमें जमीन से काट देता है और जटिल से जटिल तार्किक गुत्थियां सुलझाने के लिए खिंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइंड हमारी चिंताओं के भारी बोझ को कम करता है, हमें पुराने गीतों की धुन पर बचपन में ले जाता है और एक सख्त चौकीदार की तरह हमें समाज में सही ढंग से व्यवहार करना सिखाता है। यही कारण है कि जो लोग भाषा सीखते समय इन मुहावरों को बिना समझे सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, वे इनकी असली गहराई और सुंदरता से हमेशा के लिए चूक जाते हैं। भाषा को उसकी आत्मा के साथ समझने का एकमात्र तरीका यह है कि इन शब्दों के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक क्यों और कैसे की पड़ताल की जाए।